नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। यह पीवाईक्यू सीरीज की सेकंड क्लास है। आज भी हम जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और डिटेल से देखेंगे। 360 डिग्री उनकी कवरेज हम करेंगे। जितने भी यह पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं इनमें खास चीज हमको क्या मिलती है, रिपीट होते हैं। रिपीट में कई बार क्या होगा, फैक्ट रिपीट होंगे, कई बार क्या होगा, कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे। तो हमको दोनों देखना है। इसके अलावा एक पैटर्न है, पैटर्न भी रिपीट होगा। यानी जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं पीछे, उसी तरह के प्रश्न आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो हम उसको भी समझेंगे। ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आप उनको तो हल कर ही पाएंगे, साथ साथ क्या होगा कि जो नए क्वेश्चन आने की संभावना है उसको भी हम देखते चलेंगे, उसके भी फैक्ट हम देखते चल रहे हैं, तो हम यह समझ पाएंगे कि दरअसल एग्जाम में पूछता क्या क्या है। तो हम देखते हैं डिटेल से काफी। जैसे एक प्रश्न पूछा, यह 2018 का प्रश्न है। प्रश्न में क्या पूछा, जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वह किस शहर से होकर नहीं जाता है। अब इसमें जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर आपको नजर बना के रखनी है। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उस समय बना था तो वह कहाँ कहाँ से जाता है, कहाँ से गुजरता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर खत्म होता है, यह सब कुछ आपको देखते चलना है। इसी तरीके से अब जो नए एक्सप्रेसवे हैं, जैसे आपका गंगा एक्सप्रेसवे है, तो उसके विषय में भी आपको देख लेना है कि वह कहाँ कहाँ से गुजरता है। सही उत्तर क्या है कि यह बस्ती से नहीं गुजरता है, फैजाबाद से जाता है, आजमगढ़ से जाता है, मऊ तक पहुंचता है। देखते हैं 9 जिलों से गुजरता है यह, बस्ती इसमें शामिल नहीं है। शुरू कहां से होता है, लखनऊ से, और लखनऊ में भी कहां से, चारसराय से। चारसराय गांव का नाम है। जाता कहां तक है, गाजीपुर तक, और गाजीपुर में भी कहां पर, हैदरिया तक। यह आप चारसराय और हैदरिया यह याद रखिएगा। अगर अब पूछना होगा तो यही पूछेगा। कुल लंबाई कितनी है इसकी, 341 किलोमीटर। 9 जिले हैं। पहला लखनऊ से शुरू होगा, बाराबंकी, फिर अमेठी पड़ेगा, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, और अंत में गाजीपुर। तो यह कुल कितने हैं, 9 जिले हैं। एक सवाल यह भी पूछा जा चुका है कि एक हवाई पट्टी बनी है, वह कहां पर बनी है। तो यह सुल्तानपुर में बनी है, और सुल्तानपुर में भी जो आपका पूरे भार गांव है वहां पर बनी है 3.2 किलोमीटर की एक हवाई पट्टी। यहाँ पर प्लेन उतारे जा सकते हैं, फाइटर जेट उतारे जा सकते हैं, और इसकी टेस्टिंग भी हुई है। तो इस तरह के एक्सप्रेसवे भी आजकल डेवलप हो रहे हैं। अब आगामी जो एक्सप्रेसवे है जिनकी पूछे जाने की संभावना है वह है आपका गंगा एक्सप्रेसवे। यह कितना लंबा है, यह 594 किलोमीटर लंबा है। दूसरा फैक्ट, 12 जिलों से यह गुजरेगा। अब यह 12 जिले कौन कौन से हैं, शुरू होगा यह मेरठ से और जाएगा कहां तक, प्रयागराज तक। प्रयागराज आपको याद रहेगा यहाँ पर संगम है, तो संगम तक यह जाएगा। शुरू हो रहा है मेरठ से। मेरठ के बाद हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अब इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, लखनऊ से नहीं जाएगा, कानपुर से नहीं जाएगा, बाराबंकी से नहीं जाएगा। इन्हें आप देखते चलिएगा। कानपुर आप विशेषकर ध्यान रखिएगा, यहां पर कंफ्यूजन होने की संभावना है। जो आपका यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है इसको आगे भी डेवलप किया जा रहा है, और एक बन रहा है बलिया लिंक एक्सप्रेसवे। इससे क्या करेंगे, इसको बिहार तक ले जाएंगे। तो बलिया लिंक एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेंगे और उसको लेकर जाएंगे बिहार तक। तो इस तरह एक्सप्रेसवे जो डेवलप होते हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। उनमें क्या क्या पूछ सकता है, कहां से शुरू हो रहा है, कहां तक जाता है, कौन कौन से प्रमुख जिले हैं, कौन कौन से शामिल हैं, कौन कौन से नहीं शामिल हैं, कितने जिले हैं, या फिर कोई विशेष चीज। जैसे यहाँ पर आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है तो इस पे हवाई पट्टी बनी है, तो यह भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न पूछा, यह भी 2018 का ही प्रश्न है। हम अभी 2018 को ही देख रहे हैं। प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नमेंट इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत की जो रैंकिंग है वह क्या है। यानी जो यह इंटरनेशनल रिपोर्ट है, इन रिपोर्ट्स में जो भारत की रैंकिंग होती है उनसे प्रश्न पूछता है। इनमें एक चीज और पूछेगा, फर्स्ट पर कौन है। तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी होंगी, एक भारत की रैंकिंग क्या है, दूसरी पहले स्थान पर कौन है, और तीसरा आपको यह याद रखना होगा जारी कौन करता है। तो 2018 में भारत का स्थान क्या था, 96 स्थान, 96वां स्थान। 2014 में भारत 118वें पे था, 2016 में 107वें पे था, और 2018 में 11 अंकों की छलांग लगाकर टॉप 100 जो देश हैं उनमें अपनी जगह बनाई थी, यानी 96वां स्थान। इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो गया था कि यह टॉप 100 में आ गया था। बेस क्या है इस रिपोर्ट का, यानी जो यह रिपोर्ट बनती है इसका बेस क्या है, क्या क्या इसके स्तंभ है, यह भी पूछा जा सकता है।
तो ऑनलाइन सेवा सूचकांक, दूरसंचार अवसंरचना सूचकांक, मानव पूंजी सूचकांक जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र का जो आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग है वह इसको जारी करता है। पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क। और यह 2 साल में जारी होता है, यानी हर 2 साल के अंतराल पर यह जारी होता है। अब नया डेटा क्या है? नया डेटा यह है कि 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? 97वें स्थान पर। तो 18 में क्या था? 96वां स्थान। अभी क्या है? 97वां स्थान। इसी तरीके से कई और सारे सूचकांक है, यह भी हम देख लेते हैं। जैसे एक है आपका मानव विकास सूचकांक, इसको जारी कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत की रैंकिंग कितनी है? 134। टॉप पर कौन है? स्विट्जरलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। भारत का स्थान क्या है? 159। टॉप पर कौन है? नॉर्वे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर एक आपका है वैश्विक शांति सूचकांक, जारी कौन करता है? आईईपी, जो कि सिडनी में है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 116। टॉप पर कौन है? आइसलैंड। वैश्विक नवाचार सूचकांक, यह इंपॉर्टेंट है, वीपो जारी करता है। भारत की रैंकिंग है 39 और टॉप पर कौन है? स्विट्जरलैंड। विश्व प्रसन्नता सूचकांक, हैप्पीनेस इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, एसडीएसएन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यह जारी करता है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 126 और टॉप पर कौन है? फिनलैंड। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वर्ल्ड हंगर हेल्प जारी करता है। भारत का स्थान कौन सा है? 105। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी कौन करता है? येल या फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय। भारत की रैंकिंग है 176। टॉप पर कौन है? एस्टोनिया। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है और भारत की रैंकिंग काफी बेहतर है, 38। टॉप पर कौन है? सिंगापुर। लैंगिक अंतराल सूचकांक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। 129वीं रैंक है भारत की और टॉप पर कौन है? आइसलैंड। तो इस तरह जो रैंकिंग वाले यह प्रश्न आते हैं और स्पेशली इंटरनेशनल रैंकिंग वाले प्रश्न, यह हमको देखते हुए चलना है और इनको कई बार हम देखेंगे रिपीटेड वे में अलग अलग जगहों पर और हमको यह याद हो जाएगा। एक बार आप इसको चाहे नोट डाउन कर लीजिए, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत यह फायदेमंद आपके लिए हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 2018 का ही यह भी प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि 2018 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस शहर में इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी राष्ट्र को समर्पित की गई? अब प्रश्न यह है कि जब भी ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन की, ऐसी किसी संस्था की या ऐसी किसी व्यवस्था की शुरुआत की जाती है तो उससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। इसका सही आंसर क्या है? दिल्ली। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन को भी हम देख लेते हैं। देखिए, भारत सरकार का एक लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? वन नेशन वन डिजिटल लाइब्रेरी। एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाना भारत सरकार का लक्ष्य है। डिजिटल लाइब्रेरी से क्या फायदा होगा? इतने भी लोग हैं जो फिजिकली लाइब्रेरी में नहीं पहुंच पाते हैं, वह डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से पढ़ सकते हैं, किताबों का उनको एक्सेस होगा। तो यह शुरू किया गया। शुरू किसने किया? केंद्रीय मानव संस्थान विकास मंत्री ने, और उस समय कौन था? प्रकाश जावड़ेकर। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यह प्योर प्रश्न था किसका? करंट अफेयर का, लेकिन आप एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे बेंगलुरु ऑप्शन में था, तो यहां पर क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान। हैदराबाद ऑप्शन में था, यहां पर क्या है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। चेन्नई भी ऑप्शन में था, और चेन्नई में क्या है? आईआईटी मद्रास। जो टेक्निकल सपोर्ट है इस लाइब्रेरी के लिए, वह किसने दिया है? आईआईटी खड़गपुर ने। तो इस तरह जो नई शुरुआत होती है उससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। करंट अफेयर का यह पार्ट है। ऐसे तथ्यों को भी हम देखते चलेंगे। कुछ इसी तरह के तथ्य और है, जैसे सरकार की कुछ अन्य पहले भी है, जैसे स्वयं पोर्टल है, स्वयं प्रभा है जो कि एक डीटीएच चैनल है, एनएडी है, नेशनल एकेडमिक रिपोजिटरी। इन सब के माध्यम से क्या है? जो डिजिटल सेवा है, डिजिटल शिक्षा है, उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करना। अगला प्रश्न, ग्लोबल पीस इंडेक्स, और इसमें पूछा है भारत का स्थान। क्या क्या देखना है आपको? एक तो भारत का स्थान कौन सा है, जारी कौन करता है, टॉप पर कौन है, वर्तमान स्थिति क्या है। तो 2018 में जो भारत का स्थान था वह कौन सा था? 136वां। अब देखिए कितना क्लोज विकल्प है, 137, 138, 134। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो 136वां स्थान है। देख लेते हैं डिटेल से। 163 देश थे और उसमें 136वां भारत का स्थान था। 2017 में क्या था? 137। 18 में रैंकिंग में थोड़ा सुधार हुआ था, 1 अंक का, और उसके बाद यह प्रश्न पूछ लिया। इसके भी क्या है? 3 बेसिक हैं, मतलब 3 मापदंड है। समाज में सुरक्षा और संरक्षा का स्तर, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय
संघर्ष का विस्तार और सैन्यीकरण की डिग्री जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है कहां पर? यह सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। पहले स्थान पर कौन था? आइसलैंड। अंतिम स्थान पे कौन था? सीरिया, यानी सीरिया में सबसे कम शांति है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे भूटान बहुत शांत है, 19वां स्थान, श्रीलंका 67वां स्थान और बांग्लादेश का 93वां स्थान। यह 2018 का डेटा है। अब जो नया डेटा है वह क्या है? भारत की रैंकिंग है 116। इसी तरीके से एक सूचकांक और है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, सिडनी वाली संस्था। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 13वीं। यानी भारत में जो आतंकवाद है वह काफी ज्यादा है। आतंकवाद से प्रभावित देश है भारत। सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन है? अफगानिस्तान। ओवरऑल जो आपका साउथ एशिया है, दक्षिण एशिया है, यह सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को हमको करंट के साथ कैसे अप्रोच करना है या करंट के साथ हमको कैसे देखना है, या अगर हमको अभी तैयारी करनी है तो हमें कैसे देखना है, वह हमने समझा। जैसे पुराना कोई प्रश्न आ रहा है, उसमें उस साल की रैंकिंग पूछी है, उस साल का डेटा पूछा है, उसे हम इस साल के डेटा और इस साल की रैंकिंग से अपडेट कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो आपका करंट अफेयर है वह भी पढ़ना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में करंट अफेयर में हमको क्या पढ़ना है। अदरवाइज करंट अफेयर भी बहुत वास्ट है, उसको कवर करना भी आपके लिए काफी टफ हो जाएगा और उस चक्कर में क्या होगा, जीएस छूट जाएगा। और अगर जीएस छूट जाएगा तो इसके नंबर जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल आप चाहे करंट अफेयर अटेम्प्ट कीजिए चाहे आप जीएस अटेम्प्ट कीजिए, नंबर आपको बराबर मिलेंगे। लेकिन दोनों पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तो उसका सबसे आसान तरीका होता है पीवाईक्यू। आप पीवाईक्यू देखिए, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, उन्हीं तरह के तथ्यों का, उन्हीं तरह के प्रश्नों का और उसी तरह के डेटा का इस्तेमाल कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए मददगार होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।